नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी और उसके अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके सामने लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। और साथ ही साथ मैं एक चीज आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को प्लीज एजुकेशन पर्पस में लेना। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी के ऊपर आपको बाय सेल करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करिएगा। तो चलो फर्स्ट मतलब जो तीन कंपनी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए, बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में जो मार्केट शेयर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और बेवरेजेस इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है और अपकमिंग कुछ ईयर्स में और भी ज्यादा तेजी से ग्रोथ होंगे। क्योंकि देखिए, हर जगह पे जो कोल्ड ड्रिंक्स है, मतलब इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो है पेप्सी। तो पेप्सी का जो ब्रांड है वो हर जगह पे आपको, हर दुकान में आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप बड़े से बड़े मतलब मॉल में जाएंगे वहां पे भी दिखेगा, छोटे से छोटे मतलब पान की दुकान में जाएंगे वहां पे भी आपको कोल्ड ड्रिंक्स का दुकान दिखेगा। तो पेप्सी एक ऐसे ब्रांड है, एक पॉपुलर ब्रांड है, जिसके चलते हर बच्चे बच्चे भी लोग जानते हैं इसके बारे में। इसलिए इसका जो डिमांड है हमेशा वो मतलब रहे हुए है। उसके साथ साथ कुरकुरे, लेज, तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट है वो भी आपको हर जगह पे देखने को मिल जाते हैं। जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा डिमांडेबल होते हैं वही प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं और इसके कंपनी के रेवेन्यूज भी लगातार ग्रोथ होता जा रहा है। अगर हम इस कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करूं तो ध्यान से एक चीज को देखना, कंपनी के जो सेल्स का जो रिपोर्ट है वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता गया है। अभी इस सेल्स को मैं डिटेल्स में आपको दिखा दूं तो आप ध्यान से एक चीज को देखना, ध्यान से इसको देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी का जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो सेल है वो पिछली बार जो सेल्स था इस बार उसका सेल्स परसेंटेज वाइज कम हुआ। आप कहेंगे सर यहाँ पे 4,955 था, इस बार 5,616 हो चुके हैं, तो सेल्स तो इंक्रीज हुआ ना? हाँ बिल्कुल, आपके बात सही है, सेल तो इंक्रीज हुआ। परसेंटेज वाइज देखा जाए कि किस तरीके से सेल्स का ग्रोथ हुआ, मतलब ग्रोथ किस तरीके से हुआ, तो ग्रोथ बहुत कम हो चुके हैं। 13% के आसपास ग्रोथ है, जो पिछले बार 102% के आसपास ग्रोथ हुआ था। इसका मतलब क्या है? उससे पिछले सालों से कंपैरिजन करूं तो कंपनी के उससे पिछले साल चले जाएंगे जहां पे 50% का ग्रोथ था, वो बढ़ के हो चुके थे 100%। और इस बार वो बढ़ के हो चुके हैं 13%, सॉरी घट के हो चुके 13%। इसका मतलब सेल्स में थोड़ा सा ग्रोथ का जो है वो वीकनेस देखने को मिला। अभी ग्रोथ कम हुआ है, क्या इस वजह से कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकते हैं? जरूर पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आपको ये भी देखना है कि कंपनी के एक्सपेंस किस तरीके से कंपनी कंट्रोल में है। देखिए, एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो प्रोडक्ट का जो एक्सपेंस है, जो मटेरियल्स का खर्चा है, वो इस बार थोड़ा सा कम हुआ पिछली बार के तुलना से। और कंपनी के जो सैलरीज वगैरह है एम्प्लॉइज का, वो देखा जाए 6% के आसपास, टोटल मार्केट मतलब बिजनेस का 6% के आसपास सैलरी पैकेज में उसको खर्चा करना पड़ रहा है। तो ठीक ठाक ही है, कोई बात नहीं। तो इसीलिए शायद कंपनी के अच्छा खासा प्रॉफिट जर्नी भी आपको देखने को मिला। अभी इस नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट मतलब रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट, सब कुछ आपको दिखेगा। तो प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं, आप देखेंगे तो कंपनी के अर्निंग पर शेयर पिछले सालों की तुलना से इस बार अच्छा खासा देखने को मिला। मतलब जो कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर है, प्रॉफिट अर्निंग पर जो शेयर है, वो शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। अभी कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में बात करूं तो 800 करोड़ से बढ़ के हो चुके 1,000 करोड़। तो सारी दिशा से देखा है तो कंपनी में ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस चल रहा है। और इसी चीज को मैं ओवरऑल कंपनी के जो बैलेंस शीट है वहां पे दिखा दूं तो वहां पे आपको शेयर कैपिटल में ग्रोथ दिखा, रिजर्व में ग्रोथ दिखा। और कर्जे के बारे में बात करूं तो कंपनी भी कर्जा भी धीरे धीरे करके उठा रहा है। तो मेरे हिसाब से सारी चीज कंपनी के ऊपर एक कंट्रोल में है। और फिक्स एसेट भी बढ़ता चला गया, जो 1,700 करोड़ था वो आज 8,500 करोड़ बन गया। CWIP में कंपनी 500 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और ओवरऑल कंपनी का जो कैश फ्लो है वो आप देखेंगे तो कंपनी में कैश फ्लो में एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि कंपनी प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कंपनी जो काम कर रहा है उसमें कंपनी को कितना प्रॉफिट आ रहा है, मतलब जो प्रोजेक्ट कर रहा है वो खर्चे टैक्सेस ये सब माइनस ना करके कंपनी को कितना ऑपरेशन में प्रॉफिट आ रहा है, तो करीबन 2,700 करोड़। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब जो खर्चा हो रहा है उसको माइनस करके कितने पैसे आ रहा है, करीबन 1,790 करोड़। तो यहाँ पे देखा जाए तो ठीक ठाक ही है। तो कोई चिंता करने की यहाँ पे जरूरत नहीं, कंपनी मतलब अच्छा खासा कंपनी यहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कंपनी के फिक्स एसेट के बारे में बात करते हैं, इस बार कंपनी
1800 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट को परचेज किए। तो इस सारे पॉइंट्स के बाद में एक ही चीज आपको दिखाऊंगा, कंपनी के जो इन्वेस्टर है, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो प्रोमोटर के बाद यहाँ पे देखिए कंपनी के ऊपर एफआई जो है, गवर्नमेंट पेंशन फंड, गवर्नमेंट जो पेंशन फंड है ग्लोबली, वो भी एफआईएस ने अच्छा खासा 2.6% के आसपास शेयर होल्ड करके रखा। अभी देखिए एफआईएस ने क्या किया, कंटिन्यूसली होल्डिंग्स पे इंक्रीज कर रहा है। म्यूचुअल फंड ने कुछ स्टेक यहाँ पे बेचा है, मगर प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग्स था उतना ही होल्डिंग देखने को मिला है। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, उसके बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक लॉन्ग जर्नी देखने को मिला, और उसके बाद देखिए एक जगह पे कंपनी होल्ड किए, और होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट भी हुआ। ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट भी हुआ। मैं इस रिट्रेसमेंट में यहाँ पे एंट्री ले चुका हूँ, और मेरा टारगेट ऑब्वियसली, यहाँ तक टारगेट अगर देखूं तो 9% के आसपास टारगेट मिल चुका है। फिर भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा इस तरीके से वॉल्यूम करके ऊपर जाएगा। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे एटलीस्ट 15% के आसपास टारगेट मिले तो तब मैं कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। उसके बाद देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है, एक्चुअली मैं एक दोस्त ने मुझे कमेंट्स किए कि सर बैंक को बैंक कहा करिए, बैंक को कंपनी मत कहिए। हाँ, आपके बात सही है, बैंक एक्चुअली बैंक ही होते हैं, फिर भी देखिए ये सारे सारे तो कंपनीज ही है। तो चलो मैं आपकी बात ही मान के बैंक ही बोल लेता हूँ। तो देखिए आईडीएफसी बैंक जो है, आईडीएफसी जो फर्स्ट बैंक है, तो ये एक प्राइवेट बैंक है, और इस बैंक का खासियत यही है कि कंपनी अलग लेवल में खुद को रिप्रेजेंट कराया। और अलग लेवल में मतलब क्या है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कंपनी का आरओई जो है, वो रिटर्न ऑफ इक्विटीज बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। जो एक टाइम माइनस में था वो आज 11% माइनस में था, वो आज बढ़ के हो चुके 10% प्लस में। रिटर्न ऑफ एसेट जो माइनस में था आज हो चुके हैं प्लस में। जो एनपीए जो कंटिन्यूसली ग्रोथ होता देखने को मिला था, 1.86% का एनपीए देखने को मिला था, आज वो घट के हो चुके सिर्फ 0.86 के आसपास। तो सोचिए कंपनी हर दिशा में खुद को कंट्रोल में रखे, एनआईएम भी बढ़ चुके हैं, ये भी अच्छी बात है। कंपनी का जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा वो है पैग रेशियो। पैग रेशियो हमेशा 1% के नीचे होना चाहिए, यहाँ पे तो 0.02 के आसपास है, तो इसका मतलब एक बेस्ट लेवल में देखने को मिला है। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, और ये भी देखिए 5% के आसपास है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लगा। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी अगर 3 से 3.5% के आसपास होता तो एक बेस्ट माना जाता। अभी कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी होता क्या है वो मैं आपको बता दूं। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी का मतलब है बैंक ने जो पैसा कस्टमर से उठाया, मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स, उसके साथ साथ देखा जाए तो एफडी से, जो मार्केट से जो पैसा उठाया, उस पैसे को उसको इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। तो वो कितना इंटरेस्ट उसको पेमेंट करना पड़ेगा, वही बन जाता है कंपनी के लिए लाइबिलिटीज। तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी जितना कम होगा और एसेट जितना ज्यादा होगा उतना ही कंपनी के लिए खास बनेगा। तो सीआर परसेंटेज जो है वो करीबन 16% के आसपास है। तो सीआर परसेंटेज क्या है, कैपिटल एडुकेशन रेशियो। तो कैपिटल एडुकेशन रेशियो क्या होते हैं, ये मान के चलिए आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 9% के ऊपर बैंकिंग के हाथ में पैसा होना चाहिए। आप सारे पैसे मार्केट में लोन के हिसाब से दे नहीं सकते, बांट नहीं सकते, तो आपके पास मिनिमम 9% के होल्ड मतलब अमाउंट्स होना चाहिए, जिस अमाउंट से आप कस्टमर को सर्विसेज दे पाए। तो बैंक के पास कितना है, 16%, तो ठीक ठाक ही है। और तीसरी बात कंपनी के ऊपर जो मुझे और एक पॉइंट्स अच्छा लगा, वो पॉइंट्स क्या है मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी के ऊपर जो कासा रेशियो है वो आप देखेंगे तो 49.77 है। अभी कासा रेशियो क्या होते हैं, देखिए कासा रेशियो का मतलब होता है, सीए का मतलब है करंट अकाउंट, और सेविंग्स का मतलब होता है सॉरी एसए का मतलब होता है सेविंग अकाउंट। तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को जोड़कर जितने पैसे बैंक कस्टमर से उठाए हैं उसी को बोला जाता है कासा रेशियो। तो इतना जितना इसमें जितना ज्यादा परसेंटेज दिखेगा उतना ही बेस्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे बहुत शानदार कासा रेशियो देखने को मिला। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है, तो इसीलिए कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिलेगा, और ऑलमोस्ट मिल चुके हैं, और भी ज्यादा अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिल सकता है। और रही बात कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, तो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है, ओवरऑल प्रोमोटर के पास 39% का होल्डिंग्स है। इसमें एक वीकनेस भी है, कंपनी के 100% शेयर कंपनी के ऊपर क्या है, लॉक है, मतलब प्रोमोटर के पास लॉक है, प्रोमोटर वो शेयर को बेच नहीं पाएंगे। तो कुछ कारण के वजह से यहाँ पे लॉक किया गया है। और यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड वाले के पास और एफएस के पास भी होल्डिंग्स है। देखा जाए तो एफएस और डीएस ने अच्छा खासा होल्डिंग्स उठा कर रखे। और रही बात कंपनीज के ऊपर, एज ए म्यूचुअल फंड वाले ने क्या करा है वो आपको देखना बहुत जरूरी है। लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में
जैसे मार्च, अप्रैल, मई, इस तीनों मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया गया था। जून और मतलब जून मंथ में और अगस्त मंथ में इस कंपनी के ऊपर छोटा-मोटा स्टेक यहाँ पे बेचा गया। जुलाई मंथ में भी अच्छा खासा बाइंग किया गया है। तो ओवरऑल हर दिशा में देखा है तो कंपनी में एक पॉजिटिविटी मोमेंटम देखने को मिला है। तो अभी रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो उसके बारे में बात करूँ तो मैंने एक डेट आपको मेंशन किया था, वो एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना था। तो यहाँ पे एक कप बना और उसके बाद देखिए एक हैंडल भी बना और हैंडल बनने के बाद ब्रेकआउट भी हुआ और मैं एक टारगेट लेके चल रहा हूँ। वो टारगेट बनेगा 120 रुपीज के आसपास। यहाँ पे एक टारगेट लेके चल रहा हूँ। मेरे एंट्री लेवल यहाँ पे है और टारगेट यहाँ तक रहेगा। अगर इस एंट्री लेवल से टारगेट तक देखा जाए तो 74% के आसपास टारगेट बन सकते हैं। तो सोचिए अगर इस कंपनी के ऊपर आप आपकी इन्वेस्टमेंट मान के चलिए अपने 1 लाख रुपया में 5% इन्वेस्टमेंट करके रखे थे, तो उनमें से अगर 75% का आपका रिटर्न मिले तो अच्छा खासा एक 3,500 करोड़ मतलब रुपीज के आसपास आपको रिटर्न मिल सकता है। देखिए मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि आप किसी भी कंपनी के ऊपर 5% से ज्यादा निवेश मत करिएगा और आप बिगिनर्स है, एक दो मार्केट में नया है तो प्लीज 3% से ज्यादा निवेश मत करिएगा। तो आप इस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करके चलेंगे तो आपको लॉसेस होने का चांसेस बहुत कम होगा। अगर एक दो कंपनी में आपको लॉसेस हो भी जाए तो भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एमी ऑर्गेनिक। देखिए इस कंपनी के ऊपर मुझे बहुत खासियत और पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है क्योंकि कंपनी जब लिस्टिंग हुआ उसके बाद एक बिग क्रैश देखने को मिला था और कंपनी फिर से उस लेवल को रिकवरी भी किया। एमी ऑर्गेनिक देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर दम है। कितना दम है देखिए, आरओसी सॉरी मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे है, 4,500 करोड़ के आसपास है। आरओसी आरओई बेस्ड है। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है। अभी कितना ज्यादा है वो मैं आपको बता दूं, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 78 के आसपास और आज कितना है 55 के आसपास। तो एवरेज पी रेशियो कितना निकल के आ रहा है 51 के आसपास। इसका मतलब कंपनी देखा जाए तो अंडर वैल्यूड ही बोल सकते हैं, अंडर वैल्यूड के आसपास है। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से देखा जाए तो आरओसी आरओई तो बेस्ट है, डेप्थ एकदम जीरो है, एनुअली इनकम अच्छा खासा है। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में और क्लास में देखने को मिला है। अभी एक पॉइंट्स और भी आपको बता दूं, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखा। कंपनी की जो नेट मतलब सेल्स है वो पिछले सालों की तुलना से इस बार देखिए कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को इंक्रीज नहीं कर पाए, मतलब इंक्रीज कर पा रहा है। इस बार कंपनी का सेल्स डाउन हुआ, क्यों? क्योंकि फार्मास्यूटिकल का मार्केट जो डिमांड है वो थोड़ा सा कम हो चुके हैं और इसलिए सेल्स थोड़ा सा कम हुआ है। देखिए सेल्स कम होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में भी इम्पेक्ट आया। अभी जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है कंपनी का सेल्स का परसेंटेज। देखिए सेल्स का परसेंटेज पिछले बार 15% के आसपास था, ईयर ऑफ ईयर बेसिस सेल का ग्रोथ। अभी इस बार ग्रोथ कितना हुआ 8.66% के आसपास है। इसका मतलब ग्रोथ थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिला है। अभी उसी तरीके से अगर मैं एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, देखिए एम्प्लॉय का जो कॉस्ट है वो ठीक ठाक ही है और कंपनी का जो रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट है वो ज्यादा है। तो इसका मतलब कंपनी में बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है। तो अगर एम्प्लॉय कॉस्ट ज्यादा होता तो मैं सॉरी उस तरीके से कंपनी से दूर ही रहता। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट में कुछ इस तरीके से नजरिया देखने को मिला। नेट प्रॉफिट में कुछ 15 करोड़, 14 करोड़, 27 करोड़, 17 करोड़, इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो कंपनी प्रॉफिट तो कर रहा है, अभी धीरे धीरे करके खुद का प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंपनीज के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूसली बाइंग करना स्टार्ट कर दिए, अच्छा खासा बाइंग कर रहा है और देखिए एफआईएस भी अच्छा खासा होल्डिंग्स को बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा बाइंग कर रहा है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी हो सकता है। अगर इसी चीज को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक पैटर्न्स बना है, यहाँ पे देखिए एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग यहाँ पे क्या बना एक हेड बना। अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं और इस पैटर्न को कंप्लीट करूं तो ध्यान से देखना यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ है। जो पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो पैटर्न कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक कप बना और इस कप बनने के बाद यहाँ पे फिर से क्या बना, फिर से एक यहाँ पे हैंडल क्रिएट हो गया। तो कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हो चुके हैं और इसको यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। अगर ब्रेकआउट करे और उसके साथ इसका मार्किंग कर दूं, अगर कप विथ हैंडल पैटर्न का मार्किंग करूं तो एक बड़ा सा धमाका मिल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 43% के आसपास टारगेट मिल सकते हैं। तो इस टारगेट को लेकर मैं चल रहा हूँ, मतलब अभी तक एंट्री नहीं हुआ, जब एंट्री होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, टेलीग्राम में भी अपडेट दे दूंगा, जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है, आप देखेंगे तो जुग डेकोर लिमिटेड। तो जुग डेकोर लिमिटेड एक देखा जाए तो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इसके ऊपर बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि इसके ऊपर बोनस कब आएगा। देखिए बोनस फाइनली आ चुके हैं,
हर 100 शेयर में आपको कंपनी 15 शेयर देने वाले है और इस 15 शेयर पाने के लिए आपको जो डेट दिया गया है 5 अक्टूबर मतलब 5 अक्टूबर मतलब 5 तारीख को आपको इस कंपनी के बोनस मिल जाएगा। तो उससे एक दिन पहले आपको शेयर को खरीदारी करना होगा, तभी आपको बोनस मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिल चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।